तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 2 को हम लोग करेंगे कंटिन्यू इन पार्ट 2 या एपिसोड 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 की हमने एपिसोड 1 पूरा क्लास में रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड यूज़र, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 था और ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 था। अब चैप्टर 2 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हमने पीछे बात कर ली थी बहुत सारे गुड्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेसिकली हम लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए अपने खर्च करते हैं। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए जो हम खर्चा करेंगे उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब वो चाहे इंडिविजुअल हाउस होल्ड कर सकता है, कोई गवर्नमेंट कर सकती है, या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं। ये हैं इसके कंपोनेंट्स। अगर आपसे कभी कंपोनेंट पूछ ले प्रैक्टिकल में कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आप बताएंगे देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 1 इज़ हाउस होल्ड, नंबर 2 इज़ गवर्नमेंट एंड नंबर 2 इज़ कोई भी प्राइवेट एनजीओस या कोई भी गवर्नमेंट एनजीओस हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड हम सबको पता है, हाउस होल्ड बेसिकली जो खर्चा करता है वो किसके लिए करता है? हाउस होल्ड अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो खर्चा कर रहा है। हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स, किसी हाउस होल्ड मतलब यानी आपने या मैंने कोई गुड्स को खरीदा, हम उस गुड्स को क्यों खरीद रहे हैं? हाउस होल्ड सिंपल सा गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्या एक्सपेंडिचर्स केवल हाउस होल्ड करता है? क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अब गवर्नमेंट जब खर्चा करेगी तो क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है द गवर्नमेंट बायस कंज्यूमर गुड्स। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर गुड्स खरीदती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करती है। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स को खरीदा और उस कंज्यूमर गुड्स को गवर्नमेंट ने क्या करा, या तो डिफेंस फोर्सेस को दे दिया, या मिड डे मील्स के तौर पे स्कूल्स को दे दिया, या गवर्नमेंट स्कूल्स को दे दिया, या किसी और अदर पर्पस के लिए। तो जो गवर्नमेंट होती है वो भी कंज्यूमर गुड्स खरीदती है, बट वो कंज्यूमर गुड्स अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं खरीदती है जैसे हाउस होल्ड खरीदता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उस कंज्यूमर गुड्स को वो क्या करेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने डिफेंस सेक्टर को, अपने पुलिस सेक्टर को, या किसी और एनजीओ के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन गुड्स को खरीदेगी। ठीक है, थर्ड है एनजीओ। क्या एनजीओ भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है? जी हाँ, एनजीओ भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। जैसे आपने देखा टेम्पल में, आपने देखा गुरुद्वारा में, आपने देखा मस्जिद में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड्स बिकता है। आपको क्या करते हैं ये लोग चैरिटी के तौर पे आपको गुड्स देते हैं और आप उस गुड्स से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कोई भूखा है तो मंदिर में गया, गुरुद्वारे में गया, तो उसको खाने के लिए खाना मिला। तो ये क्या होते हैं, हाउस होल्ड भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं जो डायरेक्टली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। गवर्नमेंट भी करती है, अपनी डायरेक्टली नीड्स को सेटिस्फाई ना करके वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसे ही एनजीओज भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो ये हो गए आपके पूरे कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपसे पूछे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला बता देंगे, जो हाउस होल्ड ने खरीदा, जो गवर्नमेंट ने खरीदा और जो एनजीओज ने खरीदा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। देखिए, आय का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या होता है आय का मतलब? इन्वेस्टमेंट। और वाय का मतलब होता है इनकम। ये आपको याद रखना है। वाय जो होती है वो इनकम को डिनोट करती है और आय जो होता है वो इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब आय का मतलब क्या होता है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हमेशा ये सोच के इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे वो किसी गुड्स में हो, चाहे वो किसी सर्विसेज के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा फॉर्म हो, मतलब वो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़े, ना कि कम हो। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो,
इसी पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। ठीक है, अब आई इन्वेस्टमेंट हो गया। के होता है कैपिटल स्टॉक, ये आप याद रखना, के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक। अगर यहाँ पे डेल्टा आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। और डेल्टा के लिखा है, डेल्टा के स्टैंड फॉर चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है, चाहे वो गुड्स में हमने पैसा लगाया या सर्विसेज में लगाया है, वो हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ चेंज इन स्टॉक इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे जैसे हमारा स्टॉक चेंज होगा, जैसे स्टॉक हमारा बदल गया मतलब ज़्यादा हो गया, कम हो गया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। ये याद रखना, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आ सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। और तो अगर इन्वेस्टमेंट का भी ऑल्टरनेटिव नाम कोई पूछे तो बता सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। अब इन्वेस्टमेंट को अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कह रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक पूरे साल में कितने हमने कैपिटल गुड्स को बनाया है। अब इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है, कैपिटल गुड्स को लेके होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट में आप मेंशन कर रखा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्यों होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स हमारा हमने पीछे पढ़ा मशीन, प्लांट एंड मशीन। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स होता है प्लांट एंड मशीन। और प्लांट एंड मशीन में हम जब खर्च करते हैं तो क्या उसे कंज्यूम करने के लिए करते हैं, उसे खाते हैं, उसे पीते हैं, नहीं। प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है, मशीन जो होती है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होती है। और उस प्लांट एंड मशीन से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, हम लोग मनी को जनरेट करते हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल गुड्स में माना जाता है। आई होप आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ें तो कंपोनेंट आपको दे रखे हैं। कंपोनेंट क्या क्या दे रखे हैं, कंपोनेंट 2 तरह के होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाम से समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल से वर्ड्स में समझ लो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हम प्लांट एंड मशीन्स पे करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट हम रॉ मटेरियल पे करते हैं, गुड्स को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, वो होता है इन्वेंट्री। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, ठीक है, अब आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपका जो इसका जो ईएमआई है, इसका जो रेंट है, वो तो जाएगा, तो इसको इसलिए बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री क्या होता है, अगर प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, मतलब रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा चाहिए होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल कम चाहिए होगा। तो ये चेंज होता रहता है और ये चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट है। बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिक्स इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव नेम और है, आप याद कर लीजिएगा। फिक्स इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड, लिख लो ये, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, नोटबुक लेके बैठो। फिक्स इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको आप याद रखना। क्लियर हो गया, इसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो आई होप इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया और फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले बता दिया। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री नाम से समझ में आ रहा है, इन्वेंट्री होती नहीं होती, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट हम लोग रॉ मटेरियल पे कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी चीज़ पे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और ये क्या होता रहता है, समय के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, बढ़ता रहता है या कम होता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम था, ऐसे ही इसका भी एक ऑल्टरनेटिव नेम है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। ये भी आप लिख लो, इन्वेंट्री स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कॉल्ड अ इन्वेंट्री स्टॉक। क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल देखो दे रखा है, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो फिक्स और इन्वेंट्री में आई होप आपको क्लियर हो गई बातें। फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, बस इसमें आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अब आपको दे रखा है ग्रॉस और नेट।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, ग्रॉस और नेट में सबसे पहले तो एक इमेज बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए एक चीज़ का यूज़ होता है, उसका नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये पूरा डिटेल में जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। जो हम नई एसेट्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, एज वेल एज रिप्लेसमेंट, और न्यू के साथ रिप्लेसमेंट। नई मशीन खरीदें या उसको रिप्लेस करें तो वो ग्रॉस का पार्ट होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट में केवल और केवल आपकी नई मशीन का पार्ट होता है। रिप्लेसमेंट इसमें क्या होती है? इंक्लूड नहीं होती है। और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, ठीक है, और नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। बस ग्रॉस और नेट में बस आपको ये वाला चार्ट याद रखना है जो उन्होंने भी आपको दे रखा है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आपको दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, और डेप्रिसिएशन के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, और ये नेशनल इनकम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आपके हिसाब से आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन किन किन चीज़ों पे लगता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से आता होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है? तो क्या रीजंस होते हैं डेप्रिसिएशन के, क्या वजह होती है डेप्रिसिएशन की, वो सब के सब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के एक पार्ट में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है और डेप्रिसिएशन को हम और किस किस नाम से जानते हैं। तो हम बात करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगता है। आपने सपोज आज कोई मशीन 2025 में 10 लाख रुपए की खरीदी, क्या इसकी नेक्स्ट ईयर वैल्यू 10 लाख ही रुपीज़ होगी? बिल्कुल भी थे, आप नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। इसकी तो अगले दिन ही या जैसे ही मशीन हम घर लाएंगे वैसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेप्रीशिएट हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यही तो होता है सिंपल से डेप्रीशिएशन, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्लियर हो गई बात? डेप्रीशिएशन का मतलब समझ में आया? जैसे जैसे आपकी वैल्यू कम होती रहती है प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन। ठीक, अब डेप्रीशिएशन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन के रीजंस क्या होते होंगे? डेप्रीशिएशन क्यों होता होगा? डेप्रीशिएशन बहुत सिंपल से तरीके से होता है, या तो आपके प्रोडक्ट में नॉर्मल वेयर एंड टियर हो जाए। नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब छोटी मोटी टूट फूट हो गई। अब गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, 10 लाख की गाड़ी है, ऐसा तो नहीं है 10 साल बाद भी 10 लाख की रहेगी, अगले दिन ही नहीं गाड़ी आपकी पुरानी हो जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर हो गए, रोड पे चलेगी तो लगेगी। सेकंड हो गया एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, या कोई और चीज़ हो सकती है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेप्रीशिएशन। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो उस पर डेप्रीशिएशन लगना ही लगना तय है, ठीक है। क्लियर हो गया डेप्रीशिएशन? अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड, अब ये डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड हम क्यों क्रिएट करते हैं, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनेगा। सपोज मैंने आपको कहा कि आपने आज यानी 8 जुलाई 2025 को एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ थी, ठीक है। ये आपकी मशीन है, आपकी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीन आपने खरीदा 10 लाख रुपए का, और आपको पता है कि 2035 तक 2035 तक ये हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब इस मशीन को जब सपोज इमेजिन करो 8 जुलाई 2035, 35, अभी तो 10 साल है, पता नहीं हम रहे ना रहें तो क्या ये 10 लाख ही इसकी वैल्यू होगी? जिस हिसाब से मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, तो ऑब्वियसली इस मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम एग्जाम्पल लेते हैं 12 लाख रुपए, ठीक है। आपको 10 साल बाद इस मशीन को खरीदने के लिए 12 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी इन्फ्लेशन के हिसाब से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हम ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है। अब जब आप आने वाले 10 साल बाद नई मशीन को ख़रीदने जाएंगे तो आप कैसे खरीदेंगे? अब बिज़नेस में से एकदम से 12 लाख रुपए निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हम हर साल एक फ़ंड क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। जैसे 2025 में आपने मशीन खरीदी, आपने 2026 से ही या 25 से ही
जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से आपने पैसा रिजर्व फंड में डालना स्टार्ट कर दिया। जैसे इस साल आपको प्रॉफिट सही हुआ तो आपने 1 लाख डाल दिया, 2027 में आपको प्रॉफिट कम हुआ आपने 80,000 डाल दिया, 2028 में आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया तो आपने 1,50,000 डाल दिया। तो ऐसे करते करते 2035 तक आपने क्या करा, इस मशीन की वैल्यू मतलब इतना इकट्ठा कर लिया, 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपको पता है 2035 में मशीन 12 लाख रुपए की है, आपने इसको बेचा स्क्रैप निकाला, तो ये फंड आपको मिल गया, और जो आपने जो इसको बेचा स्क्रैप वैल्यू सपोज 1 लाख रुपए वो आपको मिल गई, प्लस जो आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से पैसा जोड़ा था वो आपको मिल गया। अब आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा किया कि अगर 2035 में एकदम से हम 10 लाख रुपए बिजनेस में से निकालेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन ना हो जाए, तो इसीलिए हमने एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तैयार किया। हर साल हम उसमें पैसा डाल लेते और 35 तक आते आते हमारा इतना सारा पैसा जुड़ गया कि हम नई मशीन ईजिली मार्केट से क्या करके ले आए, खरीद के ले आए। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। समझ में आया आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? हर बिजनेसमैन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को क्रिएट कर रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, डेप्रीशिएशन के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वाइल वी कैलकुलेट नेशनल इनकम ये बहुत हेल्प करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है डेप्रीशिएशन का एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। दूसरा नाम होता है डेप्रीशिएशन का करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या नाम होता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये एक डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव नेम है। थर्ड होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और फोर्थ नेम होता है आपका कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। तो ये नेम है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन के 4 ऑल्टरनेटिव नेम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमने डेप्रिसिएशन का मतलब पढ़ लिया, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमने पढ़ लिया। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अलावा एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है, ये क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक बार तो हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट किया और हम कभी कभी अपने, जैसे सपोज आपने कार खरीदी, आपको पता है 10 साल बाद ये कार मेरी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, 10 लाख की खरीदी थी, 10 साल बाद ख़राब हो जाएगी, तो आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट किया और आने वाले 10 साल में अपने पैसा जोड़ा। अब ये तो हमें पता है कि हमारी मशीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है, हमारी मशीन जो है ये आउटडेटेड हो जाएगी या ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है आप उसको कैसे कवर करोगे? एक्सपेक्टेड को तो आपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से क्रिएट कर लिया, अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब नुकसान, अनएक्सपेक्टेड को आप कैसे कवर करोगे? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने सब लोग अपने प्रोडक्ट का क्या कराते हैं, सब लोग अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराते हैं। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम कवर करते हैं किससे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम कवर करते हैं इंश्योरेंस से। तो यही होता है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्या होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है जो हमें पता है हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होनी है, चाहे वो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चेंज इन डिमांड की वजह से हो, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हम डेप्रिसिएशन को हमें पता है ये ऐसा होना है और ये डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम किससे मैनेज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम लोग मैनेज करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। और इसका ये नेचर क्या होता है, क्यों होता है ये? तो प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन होना ही होना है, इसीलिए ये हमें देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम बोलते हैं, और ये किससे मैनेज होता है? ये होता है इंश्योरेंस से। इसीलिए हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, हमारी गाड़ी चोरी हो गई या कुछ और हो गया, तो इसको हम कवर करते हैं, किससे कवर करते हैं? इसको हम कवर करते हैं इंश्योरेंस से, और एक्सपेक्टेड को हम कवर करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। समझ में आया? एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस बहुत ईजी सा है, ठीक है। आपने डेप्रिसिएशन का एक ऑल्टरनेटिव नेम पढ़ा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, हमने पीछे पढ़ लिया एक्सीडेंटल डैमेज। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस है तो किससे कवर करेंगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया।
लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स कैपिटल गुड्स होते हैं, जो कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो उसका भैया प्रोसेस और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करोगे तो उसको हम लोग, हमारा वो प्रोडक्ट ख़राब होना ही होना है, उसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से क्रिएट कर लेते हैं। और कैपिटल लॉस क्या होता है? इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज। अगर आपकी गाड़ी चल रही है, ख़राब हो रही है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, पानी में बह गई, बाढ़ आ गई, या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस, और इसको हम कवर करते हैं इंश्योरेंस। समझ में आई बात? तो दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। ये सब मैंने आपको यहाँ करा दिया। आपको इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा, अब इस चैप्टर का हम लोग थर्ड क्लास लेके आएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप एंड तक देखें, अपने डाउट्स मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।